हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं साइंस एनालिसिस। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट पेपर 11 किया था। इसमें हमारा बचा हुआ टेस्ट पेपर नंबर 12 और 13, 12, 13 और 14, 3 टेस्ट पेपर फिजिक्स में बचे हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों यदि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पे महा मैराथन के नाम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी पढ़ाई गई है और वहाँ से ही क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस यदि आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो साइंस आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ ही आपको करना है प्रैक्टिस यहाँ पे हमारे साथ में। तो दोस्तों ये है टेस्ट पेपर नंबर 12 और 13, ये दो टेस्ट पेपर आज हम लोग करेंगे। टेस्ट पेपर नंबर जो 14 है और केमिस्ट्री की शुरुआत इनिशियल वाला एक चैप्टर, वो फिर हम लोग परसों करेंगे, ठीक है। तो आज 21 है, 22 मतलब कल आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी केमिस्ट्री चलेगी और इस महीने के या हो सकता है नवंबर 1 में 1-2 तारीख तक आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अपवर्तनांक दोस्तों आपको बताया था, जैसे जो कांच होता है, जो हीरा होता है, इनका क्या होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या करता है, यही जो इसमें विक्षेपण होता है, आपको बताया था ना कि जिस प्रकार से प्रकाश किसी तल से टकरा के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। यदि घनत्व ये विरल है भाई, जो मजबूत रहेगा जिसके पास जाएंगे वही तो प्रभाव पड़ेगा। ये वाला सघन है तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि ये सघन है मतलब मजबूत से और ये विरल है तब क्या होगी, तब तो ये दूर भाग जाएगी ना, तो ये दूर हो जाती है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपने देखा कि यहाँ पे जो अपवर्तन मतलब एक प्रकार और चीज़ समझ में आ रहा है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है अपना रास्ता चेंज कर रही है ना। प्रकाश को ऐसे आके सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रही है, ये इसके पास आ जा रही है, ऐसे हो जा रही है, मतलब दूर हट जा रही, तो ये अपना रास्ता चेंज कर रही है। तो ये डिपेंड करता है, जो रास्ते चेंज या अपवर्तनांक पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हीरा इन सब का भी अपवर्तनांक पूछा जाता है। तो यहाँ पे रंग का है तो सबसे ज़्यादा जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सबसे ज़्यादा विचलन दिखाएगा। विचलन मतलब सबसे ज़्यादा वही मुड़ेगा, ठीक है, अपना रास्ता वही सबसे ज़्यादा बदलेगा। तो सबसे ज़्यादा रास्ता कौन बदलता है, बैगनी रंग। आपको मैंने बताया था विबग्योर से, विबग्योर यहाँ से बताया था। ये जो तरंग दैर्घ्य की एक पूरी सीरीज है, तरंग दैर्घ्य मतलब क्या होता है, एक चक्कर पूरी करने में जितनी दूरी ये चलता है यही इसकी तरंग दैर्घ्य है। मतलब कहीं ना कहीं ये दूरी चल रहा है एक एक चक्कर में, ये चाल पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य ही ये यहाँ पे बढ़ती जाती है। आर से रेड, तो रेड की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है। अब जो ज़्यादा लंबा, देखो एक ही चक्कर पूरा करने में इतनी दूरी से चलना पड़ा, तो क्या 1 सेकेंड में ज़्यादा चक्कर लगा पाएगा भाई। आपको 200 मीटर का एक चक्कर लगाना है और आपको 2-2 मीटर का एक ऐसे कूदना, मान लो कोई है उसको 200 मीटर कूदना, तो जब तक वो 200 मीटर छलांग मारेगा तब तक आप 2-2 मीटर के ना जाने कितना मार दोगे ना, तो आपकी आवृत्ति ज़्यादा हो गई। मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ये जो सीक्वेंस बना था ये तरंग दैर्घ्य का था, और आवृत्ति की बात आएगी तो ये सीक्वेंस उल्टा बन जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है, बैगनी रंग की होती है, और सबसे ज़्यादा यही क्या होता है, सबसे ज़्यादा विचलन भी बैगनी रंग ही दिखाता है, ठीक। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बैगनी रंग का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य की बात है, इसका मतलब ये जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, ये बड़ा होगा तो आपको दिखेगा भी भाई, कोई चीज़ बड़ी होगी तो आसानी से आपको दिख जाएगी ना, तो दिखेगी। तो जाहिर सी बात है कौन दिखता है, तो आप कहोगे परावैगनी किरण दिखती है और रक्त किरण दिखती है, एक्स किरण की गामा किरण। तो आप इसमें से देखो कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी किरण दिख सकती है। तो आपको तो ये भी नहीं दिखती, लेकिन आप कह सकते हो दृश्य तरंग ही दिखती है आपको ना, दृश्य तरंग। लेकिन आप इसमें से देखोगे तो आपको एक सीक्वेंस सुरेश्वर सर ने पढ़ाया था, तो वहाँ पे जब आप देखोगे तरंग दैर्घ्य के हिसाब से, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, तरंग दैर्घ्य जिसकी
ज़्यादा होगी वही आपको दिखेगा, ठीक है, वही क्या है, दिखेगा। तो आपकी एक्स किरण, गामा किरण तो और ज़्यादा, ये वाई लिखा है लेकिन ये गामा किरण है, ये ज़्यादा प्रभावी, इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। जो जितने खतरनाक होंगे ना उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। ऐसे ऐसे ये वाले बहुत खतरनाक होते हैं, जो बहुत तेज़ी तेज़ी से स्पीड से 1 सेकेंड में अपना काम करते हैं। जो तेज़ होते हैं वो खतरनाक होते हैं, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में ढेर सारा चक्कर जो ज़्यादा लगाएगा, जाहिर सी बात है वो खतरनाक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका परावैंगनी किरण, ये भी खतरनाक, और रक्त किरण, गामा किरण। तो ये बचा आपका एक्स किरण। इसकी एक्स किरण की खोज की थी रॉन्टजन ने। किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। तो एक्स किरण की जो तरंग दैर्घ्य है ये ज़्यादा होती है इन सबसे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रकाश की चाल किसमें सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो रोमर ने किया था। रोमर ने प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था। लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है ये जो दिया था 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन महोदय ने दिया था प्रकाश की चाल। इसके अलावा इन्होंने न्यूटन ने एक ये फॉर्मूला दिया था, E = mc²। m क्या है? द्रव्यमान है, c क्या है? प्रकाश का वेग। इसको बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत भी किसने दिया था? न्यूटन ने। कुछ बच्चे गलती करेंगे, आइंस्टीन मार के चले आएंगे, ठीक है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। क्या दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को मिला था, ठीक है। न्यूटन का मत मार के आना, ठीक। तो थॉमस अल्वा एडिसन, ये तो आप जानते हो, बल्ब की खोज की थी। माइकल फैराडे ने डायनमो का खोज किया था ना। डायनमो क्या होता है? जैसे पानी है ऊपर, आपने देखा होगा, और यहाँ नीचे लगा दिया पत्ती, पानी ऊपर से नीचे गिराओगे तो ये क्या करेगा? इस चक्का को घुमाएगा, और जब ये चक्का घूमता है तो यहाँ विद्युत बनता है। तो ये जो चक्का घुमाने का काम है ये यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है ये? यांत्रिक ऊर्जा। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, डायनमो। तो डायनमो की खोज भी किसने की थी? माइकल फैराडे ने। वेबर ने क्या दिया था कि जो आपको मैंने बताया था ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जब कभी कभी घर में बिजली आती है ना तो लो वोल्टेज रहता है, उसको हाई वोल्टेज में यही करता है, या हाई है तो लो करेगा ट्रांसफार्मर ही। तो इस ट्रांसफार्मर में कच्चे लोहे की नर्म लोहे की क्या होती है? ऐसे पतली पतली पत्तियां होती हैं जो क्रोड के रूप में काम करती हैं, और ये एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, मतलब चुंबक की तरह ये काम करने लगती हैं। तो इस चुंबकीय क्षेत्र, ओके दोस्तों, तो ये वेबर ने यही दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र, आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ सकता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेबर ने वही दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। आप हमें बताओ, सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? छोटे छोटे जो जीवाणु, मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने। तो जाहिर सी बात है वहाँ कैसा लेंस यूज होगा? अवतल लेंस यूज होगा। बड़ा करने का मतलब अवतल लेंस। अब कहाँ रखा जाएगा? बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो हमेशा जो प्रकाश केंद्र होता है ना, प्रकाश केंद्र जहाँ भी आएगा उसके बीच कोई भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, ठीक है, हमेशा बड़ा बनेगा। और ध्रुव को भी इंक्लूड कर लेंगे। ये ध्रुव और प्रकाश केंद्र इसके बीच में है तब कैसा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये चीज़ आपको मैंने ट्रिकी टाइप का बताया था। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाएगा। यदि फोकस से बाहर रखोगे, प्रकाश मतलब फोकस, यदि फोकस से यदि आप बाहर रखोगे तो छोटा बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, मतलब वायु क्या है? विरल माध्यम, और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो विरल में प्रकाश प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आप हमें बताओ। तो आप खुद ही देखो कि प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ चलेगा? निर्वात में चलेगा। कहाँ चलेगा? निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो जब कांच में जाता है, मतलब ये सघन माध्यम हो गया, तो जाहिर सी बात है कांच में क्या होगा? इसका चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल घट जाएगी। चाल घटने के मतलब हुआ कि उसके द्वारा जो दूरी चली जा रही है वो क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब जो दूरी मापते हैं प्रकाश की, उसको किस में नापते हैं? तरंग दैर्घ्य ही तो होता है, और इस तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है
तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी घट जाती है। साथ ही साथ जब तरंग दैर्घ्य घट गई मतलब दूरी घट गई तो चाल भी घट जाती है और इसकी तीव्रता भी कम हो जाती है। ठीक, जैसे आप ऐसे नग्न आँखों से सूर्य को देखो तो नहीं देख पाओगे, लेकिन चश्मा लगा के देखो तो देख ले जाते हो। तो क्या होता है, वो उसकी तीव्रता को घटा देता है ना चश्मा, तो तीव्रता भी घट जाती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है। लेकिन जो इसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति ये नहीं परिवर्तित होती है, मतलब ये अपरिवर्तित रहती है। इतनी चीज़ें आपको मैंने बताया था। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसे बोला कि चाल क्या होगी, तो चाल भी घट जाएगी। यही चीज़ यदि वो कांच से प्रकाश में जाए तब क्या हो जाएगी, कांच क्या है, सघन माध्यम, प्रकाश हवा क्या है, ये विरल माध्यम है। सघन से विरल में जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 6, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको मैंने बताया था कि जब धरातल, जैसे ये है कोई चीज़ यहाँ से टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जाए, इसी को परावर्तन बोलते हैं। जब जहाँ ये समतल, जहाँ थोड़ा चमकीला जैसे रेत वगैरह हुए या कोई चमकीला पदार्थ हुआ, तो उसके ऊपर जो ये वायु है या उसके कई जो लेयर होते हैं, तो हर लेयर में आप जानते हो जो प्रकाश की चाल है, जो तरंग दैर्घ्य वो अलग अलग होती है। तो जो सघन वहाँ ज़्यादा मतलब लेयर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो गर्म वायु होगी वो कम उसका जो घनत्व तो होगा कम होगा ना भाई, गर्म है गैसियस तो वो कम घनत्व वहाँ पे होगा, तो वो एक अलग लेयर की तरह काम करेगा। जिसका घनत्व तो ज़्यादा हुआ अलग लेयर की तरह। तो इस प्रकार से कई परतें बन जाती हैं और हर उससे टकरा टकरा के वापस जाता, तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब होगा, अब बताओ, जल से कांच में कब जाएगा, जल तो कोई परावर्तित तो करेगा नहीं ना, वायु तो परावर्तित करेगा नहीं, वायु भी परावर्तित, लेकिन जो हीरा होता है, हीरे से यदि कांच में जाए या हीरे से वायु में जाए तब भी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वहाँ पे होगा। ठीक है, जहाँ पे टकरा के वापस लौटे वहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। आप जानते हो जो प्रकाश तंतु ना, फाइबर ऑप्टिकल तार जिसको बोलते हैं, ऐसे बाल के आकार के तार होते हैं, शीशे की तरह है, एकदम शीशे की तरह होते हैं, कंप्यूटर वगैरह में लगे होते हैं। तो जो प्रकाश तंतु होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। अपवर्तन क्या होता है कि अपना रास्ता एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है, दूर हट जाती है, यही अपवर्तन है। प्रकीर्णन क्या है, किसी चीज़ से टकरा के बिखर जाना, छितरा जाना, ये प्रकीर्णन है। जैसे इंद्रधनुष का बनना, यहाँ भी प्रकीर्णन की क्रिया होती है। साथ ही इंद्रधनुष का बनना, साथ ही आसमान का नीला दिखना, पानी का नीला दिखना, ये सब प्रकीर्णन के कारण ही संभव है। इंद्रधनुष में अपवर्तन की भी क्रिया होती है। ठीक है, अपवर्तन मतलब ठीक है चमक। उसके बाद व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण क्या होता है कि किसी चीज़ में अलग सातों रंग, जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश होता है, आपको बताया इसमें जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश होता है, इसमें 7 रंग होते हैं, विविक्योर ना। तो ऐसा जो गुण होता है जिसके कारण से प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वो व्यतिकरण कहलाता है। जैसे साबुन का बुलबुला आप देखो तो उसमें देखो कलर दिखता है ना, कलर लाल हरा पीला सब कलर दिखता है साबुन के बुलबुले में, कभी आप देखो तो रंगीन कई कलरों में विभक्त हो जाता है, वही क्रिया क्या है, व्यतिकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। आप बताओ, प्रकाश है आजकल सबसे फेमस है, सौर ऊर्जा ना, तो सौर सेल ही तो करता है, सौर सेल ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो क्या करता है, डायनमो पानी इस पे गिरा है, डायनमो नाचा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनमो का। विद्युत मोटर क्या होता है, जैसे पंखा है, पंखे में क्या जब लाइट आती है तो ये मतलब विद्युत ऊर्जा को किसमें, पंखे को चला रहा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या, कार्य में किसी, तो पंखे को चला रहा है, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, उसमें कुछ रसायन भरा होता है, क्या होता है, रसायन रहता है, और रसायन को फिर किस में, ये विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसा भी हो, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल। क्वेश्चन नंबर 9, यांत्रिक ऊर्जा को मतलब कार्य को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनमो ही तो करता है। डायनमो पे काम किया जाता है, इसको नचाया जाता है और फिर यहाँ पे विद्युत
जनरेट होती है। तो डायनामो पे ही विद्युत मोटर आप जान ही गए, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक, विद्युत को पंखे को चलाता है ना, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदला। सौर सेल आप जान ही गए, और विद्युत सेल ये भी मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? आपको बताया था जो बाहरी है इसका 6000 डिग्री सेल्सियस बोलो लगभग, या 6000 केल्विन होता है जो बाहर का ताप होता है सूर्य का। आप सोचो कितना है। इसके अलावा जो इसका केंद्र होता है ना, सूर्य का जो केंद्र है इसके अंदर का, ये होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷, मतलब 6 जीरो लगा दो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब कितना हो गया? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 करोड़, या इसको मैंने आपको बताया था 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है इसके केंद्र का। क्योंकि 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख, तो इतने 15 मिलियन में क्या होगा? 150 लाख। 150 लाख को 1.5 करोड़ नहीं बोलते हैं। तो वही है ये कि 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 273 का अंतर होता है। मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसका मान केल्विन में देखें तो 273 केल्विन होता है। ओके, तो जो परम हमने आपको बताया था जब तापमापी में कि ताप को, टेम्परेचर को किससे नापते हैं, इसकी इकाई क्या है, तो केल्विन आपको बताया था ना, केल्विन में मापते हैं। तो ये कोई चीज़ 0 केल्विन है, इसका मतलब देखो 0 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस में इसका मान क्या होगा भाई? 200, ये जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो ये कितना था? 273 केल्विन था। यदि आप इसको 0 कर दो तो ये डिग्री कहाँ पहुँच जाएगा? ये तो निगेटिव में पहुँच जाएगा ना, मतलब ये -273 डिग्री सेल्सियस। इसी -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप बोलते हैं। इससे नीचे का ताप संभव नहीं है इस पृथ्वी ब्रह्मांड में। आपको मैंने बताया था कि -273 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर संभव नहीं है, इससे नीचे, ठीक है, माइनस में। ओके, तो ये हो गया, इसी को परम शून्य ताप। तो सूर्य के केंद्र का ताप क्या होता है? 1.5, मतलब 1.5 करोड़ बोलो, या 15 मिलियन बोलो, या 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन बोलो, या डिग्री सेल्सियस भी बोलोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के केंद्र का दाब क्या होता है? अब आपको बताया कि जैसे हमारी वायुमंडल हमारे ऊपर जो दाब लगाती है उसको वायुमंडलीय दाब, ऐसे सूर्य में भी तो दाब लगेगा। तो उस दाब का मान कितना होता है? तो ये 2 × 10⁻16 न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। 2 × 10⁻16। आप सोचो कितना ज़्यादा दाब रहता है वहाँ पे केंद्र पर, सूर्य के केंद्र पर कितना ज़्यादा दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर क्या करता है? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। सबसे पहली बात तो ये आप जानो कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। और ये क्या होता है कि भारी तत्व होता है, भारी तत्व होता है। इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे जब तत्वों में इसको विभाजित करते हैं, 2 छोटे या 3 छोटे तत्वों में। तो जब ये छोटे तत्वों में बढ़ता है ना, भारी तत्व छोटे छोटे तत्वों में जब डिवाइड होता है तो यहाँ से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। वही है परमाणु रिएक्टर। तो परमाणु रिएक्टर में विद्युत, परमाणु ऊर्जा का नाम सुने हो कि ना आप? ये क्या है? यहाँ ऊर्जा, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो भारत की सबसे पहली जो परमाणु भट्टी थी उसका नाम क्या था? अप्सरा। ये कहाँ है? तारापुर में है, मुंबई ना, आपको मैं बता चुका हूँ, तारापुर मुंबई में है। तो परमाणु रिएक्टर में क्या होता है? विखंडन होता है ना, यूरेनियम, जैसे यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, ये सब क्या? रेडियम हुआ, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। इनका विखंडन होता है, टुकड़ा, मतलब 2 छोटे छोटे भागों में टूटते हैं, मतलब विखंडन होता है। तो परमाणु रिएक्टर क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर ये लोग काम करते हैं। किस पे? नाभिकीय विखंडन। लेकिन जो ये परमाणु रिएक्टर होते हैं जहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है, बिजली पैदा की जाती है, इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है। किसकी? न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है। और यही न्यूट्रॉन की बमबारी से ही ये जो यूरेनियम होता है या थोरियम जो भी है रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये छोटे छोटे तत्वों में टूटता है। जब ये टूटता तो ऊर्जा मुक्त होती है। इनको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का, कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। बोरान, ठीक है, ये न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
शीतलक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, शीतलक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर परमाणु बम। परमाणु बम में भी यही यूरेनियम, इसीलिए यूरेनियम वगैरह क्या होता है, समझौता होता है। ठीक है, कि जो हम यूरेनियम दे तो रहे हैं लेकिन आप इसका प्रयोग जो है बिजली बनाने मतलब सही चीज़ में लगेंगे, ये नहीं कि परमाणु बम बनाने लग जाएं। ठीक है, एटम बम। तो परमाणु बम भी बनता है, यही विखंडित ही होती है। ठीक है, इन्हीं पदार्थों का यूज होता है, लेकिन वो जैसे यहाँ पे कैडमियम बोरान की छड़ों का प्रयोग करके नियंत्रित अपक्रिया नाभिक के विखंडन होता है। ये परमाणु बम क्या होता है, अनियंत्रित होता है। क्या होता है, अनियंत्रित। ठीक है, बस बना दिया जाता है। तो आप जानते होंगे, इस चीज़ से फैमिलियर होंगे। सबसे पहले परमाणु बम बनाया गया था। ठीक है, परमाणु बम सबसे पहले बनाया गया था अमेरिका में, और यहीं पे अमेरिका 1945 में 8 अगस्त 1945 में जापान के उस पे हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 14, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम ये क्या है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, जैसे सूर्य का जो ऊर्जा निकलता है किस पे है, नाभिकीय संलयन पे है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके हीलियम बनाते हैं, मिलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे टूटते थे, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये संलयन है, जुड़ रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन बम और खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, नाभिकीय संलयन क्रिया पे हाइड्रोजन बम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें टेम्परेचर इनका बढ़ाओगे तो ये चालक बन जाएगी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बहेगी। लेकिन यदि टेम्परेचर घटाओ तो ये कैसे हो जाएंगे, ये अर्धचालक, इसीलिए इनको बोला जाता है अचालक की भांति व्यवहार करने, मतलब चालक अचालक दोनों होते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको जो है, जो ट्रांजिस्टर आप पी टाइप एन टाइप ट्रांजिस्टर, इन सब की जब बात होती है ना, ट्रांजिस्टर वगैरह जो बनते थे, तो वहाँ पे इन अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता था। तो जो कार्बन और सिलिकॉन जर्मेनियम ये है चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। ठीक है, चतुर्थ संयोजी, बस आप अभी इतना जान लो। ठीक, तो कभी कभी पूछता अर्धचालक कौन कौन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, और कैसे हैं ये चालक, चतुर्थ संयोजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको मैंने बताया था नाभिक, ये बताया था इस ब्रह्मांड में जितनी भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं उनको एक आवर्त सारणी दी थी मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी, और इसमें इन तत्वों को एक परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा था। परमाणु क्रमांक, क्रम जैसे रोल नंबर होता है ना 1 2 3, ये परमाणु क्रमांक किस आधार पर दिए गए कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसको उतना ही परमाणु क्रमांक दिया जाएगा। मतलब जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वास्तव में, ठीक है, किसी से अपक्रिया नहीं, स्वतंत्र रूप में जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसको उतना परमाणु क्रमांक दिया जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव कण है और प्रोटॉन एक पॉजिटिव कण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, प्रोटॉन की कहीं कहीं गोल्डस्टीन आता है तो वो आपको नहीं जानना। ठीक है, तो रदरफोर्ड ही आप मारिएगा, यदि रदरफोर्ड नहीं तब आप गोल्डस्टीन लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर एक न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल या उदासीन होता है, इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। फिर बात आती है क्या यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा कोई कण होता है, तो बोला गया हाँ, इनसे छोटे पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो होते हैं। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो 2 प्रतिकण और पाए गए। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये तो देखने से कैसा है, ये पॉजिटिव होता है। कैसा, पॉजिटिव, धनावेश होता है, पॉजिटिव कण है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है किसको, पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन की खोज की थी जेम्स एंडरसन ने। किसने की थी, जेम्स एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। इसके अलावा एक छोटा है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है ये न्यूट्रल होता है, नाम से ही जैसे न्यूट्रॉन उदासीन होता है ये भी उदासीन होता है, और न्यूट्रिनो से भी छोटा एक कण होता है जिसको इसका न्यूट्रिनो का प्रतिकण बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम है, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, जो आपको ये बताया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल कक्षीय और चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो दिया था इसको दिया था नील बोर ने। किसने दिया था, नील बोर ने। इसके बाद जो सिद्धांत दिया था कि हम लोग एटम किसे बोलेंगे, परमाणु का सिद्धांत जो दिया था वो डाल्टन ने दिया था। परमाणु का सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। ओके,
इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक कूलाम आवेश में कितने होते हैं? तो 6.25। एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक कूलाम आवेश में सोचिए कितना, 6.25 लिख के और 18 जीरो लगाइए, गुणा करिए, मतलब एक लिख के 18 जीरो, आप सोचिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? पदार्थ पे। भाई प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता का मतलब ही होता है कि वो धारा को बहने से रोके। अब जो आपका सबसे अच्छा, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी, वो सबसे अच्छा क्या होगा? चालक होगा। विद्युत का चालक वही होगा ना। तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा चालकता होती है आपकी चांदी की। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है ना, चांदी। तो चालकता इसकी सबसे ज़्यादा होती है। अब बताओ, ये पदार्थ एक चांदी है और एक प्लास्टिक ले लो, तो क्या ये जो है किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी? तो आप बोलोगे प्लास्टिक, यहाँ से धारे नहीं बह पाएगी प्लास्टिक से, ठीक, करंट, इसीलिए तो प्लास्टिक का बनाया जाता है ताकि करंट ना मारे। तो ये आपका हो गया, पदार्थ पे डिपेंड करती है उसकी प्रतिरोधकता। लेकिन यदि लंबाई बढ़ाओगे, मोटाई बढ़ाओगे, मतलब क्षेत्रफल, तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, मान लीजिए चांदी का एक पतला तार हो और एक मोटा सा तार हो चांदी का, तो किस में प्रतिरोध ज़्यादा होगा? तो बोलोगे जो मोटा वाला तार है उसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कोई नहीं, तो ऐसा तो है नहीं, पदार्थ पे तो डिपेंड करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रतिरोधकता निर्भर करती किस पे? पदार्थ पे, कोई कैसा पदार्थ है। ओके, 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घाते 3 जूल होता है। 3.6 गुणे 10 की घाते 3 जूल को 1 वाट घंटा बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 20, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए? तो जो विमान आपको बताया था ना, आपको ध्वनियों के बारे में बताया था, पराश्रव्य, अवश्रव्य और श्रव्य। अवश्रव्य का मतलब क्या होता है? जिसकी 20 हर्ट्ज से कम हो वो अवश्रव्य है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो हो वो श्रव्य तरंगे होती हैं, मतलब सुनने योग्य ध्वनि होती है। और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसको पराश्रव्य बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग नहीं सुन सकते। लेकिन पराश्रव्य तरंगों को चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली ये लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो जो विमान होते हैं, ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल नॉर्मली से 332 मीटर निर्वात में प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, इससे जितनी अधिक है उसी को मैक संख्या में मापते हैं। तो जो विमान होते हैं वो ध्वनि की वेग से जितना अधिक, जिस हिसाब से, जैसे मान लो ये 300 आपने 32 किया, यदि कोई प्लेन है उसका 642 है, तो उसकी मैक संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैक संख्या में ध्वनि की चाल के सापेक्ष गति मापी जाती है। ठीक है, कि कितनी चाल है, तो ये विमान की चाल मापी जाती है मैक संख्या के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, जो बैटरी लगी होती है उसमें आप देखते होगे, लेकर जाते हो, बोलते हो कि इसमें जो है क्या, इसमें कुछ डलाते हो ना, लिक्विड टाइप का डालते हो, आता भी है बैटरी के लिए। जिसके घर में इन्वर्टर लगा होगा वो भी देखते होंगे, कुछ लिक्विड टाइप का आता है इन्वर्टर का, वो इसमें डाला जाता है पानी। ठीक है, वो क्या होता है? वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 को ही सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, इसी को ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। और इसी H2SO4 का देखा आपने विद्युत अपघट्य, अब इतनी सारी बैटरी हर जगह लगी होती है, तो आप सोचो H2SO4 का कितना यूज होता है ना। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो अम्ल है वो भी H2SO4 ही होता है। अम्लीय वर्षा के कारण कारक तत्व में भी यही सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पष्ट दर्शन, मतलब किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से देखना, तो कम से कम वो आपसे 25 सेंटीमीटर दूर हो, ओके। और यदि आपकी आवाज़ रिपीट करके सुननी है तो कम से कम कितना हो? 17 मीटर हो। दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि प्रतिध्वनि सुननी है, प्रतिध्वनि की बात हो रही है, मतलब जो आप बोल रहे हो वो गूंज के, कभी कभी आप पहाड़ के ऊपर जाओ, चिल्लाओ तो आपकी बात रिपीट होती है ना, तो इसी को बोलते हैं जो टकरा करके वापस आती है, परावर्तित होकर ध्वनि, उसी वही प्रतिध्वनि है। और ये प्रतिध्वनि होने के लिए कम से कम वो तल कितना चाहिए? आपसे 17 मीटर दूर होना चाहिए।
तो ये हो गया। और किसी चीज़ को देखना तो कम से कम स्पष्ट दर्शन की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को तो हाइगेंस ने प्रकाश के जो प्रकाश होता है ये द्वैध गुण दिखाता है। एक तो ये तरंग के रूप में भी और दूसरा ये कण के रूप में भी, मतलब कण का ही तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान भी होता है ना कण का। तो ये तरंग वाला गुण भी दिखा रहा था और कण वाला भी, इसी को द्वैध प्रकृति। तो जो प्रकाश का तरंग वाला सिद्धांत दिया था वो हाइगेंस ने दिया था, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड ने नाभि की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। इसके अलावा न्यूटन ने गति का नियम दिया था, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। वेबर को मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इंद्रधनुष में किस रंग का, अब आप हमें बताओ किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा, तो किस रंग का होगा आपका, तो आप बोलो जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी वही तो सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण, नहीं वर्ण विक्षेपण मतलब सबसे ज़्यादा कौन प्रभावी होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका लाल रंग होता है ना, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, तो लाल रंग आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है। अब देखो चमकता है ना तेल, तो क्या होता है, ये व्यतिकरण का उदाहरण है। किसका, व्यतिकरण का। प्रकीर्णन में बिखर जाता है। और जो नीला रंग दिखता है प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण कोई चीज़ अपना स्थिति डिस्प्लेसमेंट हो दिखाता है, मतलब जो एक्चुअल में उसकी पोजीशन है उससे थोड़ा हटके दिखाता है। जैसे तारों का टिमटिमाना या किसी छड़ी का जो है पानी में जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखना या तिरछा दिखना, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखना, देखिए पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, तो अपवर्तन है। परावर्तन में क्या होता है, चमक। परावर्तन में क्या है, चमक। तो जहाँ चमक वाली, जैसे मृग मरीचिका क्या होता है, कभी कभी आप सड़कों में बस में जाते तो आगे लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, तो ये मृग मरीचिका इस टाइप का रेगिस्तान में अधिकतर देखने को मिलता है। तो वो परावर्तन के कारण होता है। फाइबर ऑप्टिकल या हीरे का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वहाँ बोलते हैं, ठीक है। तो परावर्तन में चमक होती है। धूप के चश्मे की पावर, जो पावर होती है, लेंस की क्षमता जो होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, लेकिन जो धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में धूल कण पाए जाते हैं ना, धूल भी है, धूल के कण पाए जाते हैं। और यहाँ पे प्रकाश क्या होता है, यहाँ टकराती है और बिखर जाती ना, विसरण मतलब क्या, प्रकीर्णन, ठीक है। तो ये आपका धूल के कण ही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पास्कल किसका इकाई है। पास्कल आपको मैंने बताया दाब का है, ठीक है। एक F प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो बल काम करता है वो भी लंबवत या अंडरस्टूड होता है, तो वो दाब होता है। न्यूटन प्रति मीटर ये भी एक इकाई होती है और इसकी पास्कल भी एक इकाई है। क्वेश्चन नंबर ये, अच्छा, ऊर्जा की जूल होती है, ऊर्जा की जूल। और उष्मा की क्या होती है, कैलोरी। उष्मा की क्या होती है, कैलोरी। कार्य की क्या होती है, कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ है, तो इसकी भी, कार्य की भी जूल ही होती है। बल क्या आपको बताया, न्यूटन होता है इसका। प्रकाश की गति किसके बीच से होते हुए न्यूनतम होगी, आपको बताया था मैंने। आप बताओ, प्रकाश आ रही है, आप खुद चश्मा लगाते हो, यदि आप ऐसे देखो नॉर्मली चश्मा लगा के कहीं से ऐसे आगे शीशा लगा दो, आप बताओ सबसे यहाँ तेज धूप है, शीशा लगा दोगे तो कहाँ धूप कम आएगी, तो आप बोलोगे शीशा लगाने के बाद धूप कम आएगी। इसका मतलब कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो देखता है किस प्रकार के माध्यम में जा रही है, उस हिसाब से उसकी चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो प्रकाश की गति किसमें कम होगी, अब देखो कांच है, निर्वात है, वायु है, जल है, तो आपको सबसे ज़्यादा किसका घनत्व ज़्यादा दिख रहा है, कांच का। इसका मतलब प्रकाश की गति किसमें न्यूनतम होगी, कांच में, और सबसे ज़्यादा किसमें होगी, निर्वात में। निर्वात मतलब कोई अवरोध नहीं है वहाँ पे, ना कोई गैस है ना कुछ है, ठीक है, उसको निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात जहाँ कोई अवरोध नहीं, वहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। प्रकाश और ध्वनि में कंफ्यूज मत होइएगा। और ध्वनि का कैसे याद कर सकते हो कि ट्रेन कभी आ रही, ट्रेन की पटरी पे यहाँ पे कान लगाओ तो 2-3 किलोमीटर दूर ही ट्रेन रहती है, आपको पता चल जाता है कान लगाने से, ठीक है। तो ध्वनि की चाल ठोसों में ज़्यादा होती है और प्रकाश की चाल निर्वात में ज़्यादा होती है, गैसों में, समझ सकते हो ऐसे, ठीक, उल्टा होते हैं जस्ट एक दूसरे के। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो ये विकिरण के द्वारा आपको बताया था। ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाह 3 विधियों से होता है। एक बोलते हैं चालन, जिसको बोलते हैं कंडक्शन, क्या बोलते हैं, कंडक्शन। दूसरा होता है संवहन, जो गैसों से हवा में जो होता है संवहन है। चालन क्या है, ठोसों में होता है। ये
और जो विकिरण, विकिरण क्या होता है, ये गैसों में होता है, ठीक है। विकिरण क्या है, गैसों में, मतलब ठोस और ठोस, द्रव, गैस, कहीं भी ये हो सकता है विकिरण, ठीक है। लेकिन जो चालन है ये हमेशा ठोसों में ही होता है। तो आप बताओ सूर्य की उष्मा, आप बताओ सूर्य से आ रहा है तो वहाँ कोई माध्यम तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, विकिरण द्वारा पहुँचता है, ठीक है। और ठोसों में किसके द्वारा, चालन द्वारा पहुँचता है। और हवा वगैरह में या एक जगह हीटर जलाते हो पूरा रूम गर्म हो जाता है, ये किस में, ये संवहन द्वारा होता है, ठीक। तो ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, किसी ऐसी चीज़ से कोरिलेट कर लीजिएगा जो आपके दैनिक जीवन की है। क्वेश्चन नंबर 31, रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट किसका काम करता है, एक समान ताप को बनाए रखने का काम करता है। एक समान टेम्परेचर, थर्मोस्टेट का मतलब हुआ कि जो इसकी टेम्परेचर है उसको स्टेबल बनाए रखना, तो थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में आप देखते हो ठंडा रखने का काम कौन करता है, वो प्रशीतक करता है। और प्रशीतक के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रियान यूज करते हैं। फ्रियान क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बताया था ना, ये ओजोन क्षरण के लिए कारक तत्व है। तो आपको बताया था कि कहाँ कहाँ AC में भी यही पाया जाता है, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है ना फ्रियान। और तो और जो पहले CFL आता था, CFL बल्ब, उसमें भी ये होता था। अब तो LED बल्ब आने लगा, पहले CFL बल्ब में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो ओजोन को क्षरित करते थे, ठीक। और ओजोन ही हमारी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, तो ओजोन ये क्षरित है तो परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर पहुंचेंगी, जो त्वचा कैंसर के लिए कारक होता है। तो यही है, इतनी चीज़ें। तो फ्रियान मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा अमोनिया का भी यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी रूप कभी कभी प्रशीतक के रूप में करते थे लोग। तो अमोनिया, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फ्रियान भी इसको बोलते हैं। तो ये सब प्रशीतक के मतलब ठंडा रखने के लिए यूज किए जाते हैं फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। क्वेश्चन नंबर 32 है, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है फॉरेनहाइट में, केल्विन में नहीं, फॉरेनहाइट है, नहीं तो केल्विन। तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट जल का क्वथनांक क्या होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, गैस में बदल जाता है ना, उबलने लगता है। क्या होता है, उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस, तो 112 फॉरेनहाइट और अधिक, ये क्या हो जाएगा, 212 डिग्री फॉरेनहाइट पे इसका क्वथनांक होता है। केल्विन तापमापी, केल्विन में बर्फ का गलनांक क्या होता है, बताओ। बर्फ कितने गलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे गलनांक होता है। और केल्विन में मान कितना होता है, सबसे न्यूनतम 273 केल्विन। तो ये चाहे इसको डिग्री सेल्सियस में बोलोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बोलना होगा तो क्या बोलोगे, 273 केल्विन। अच्छा, यदि क्वथनांक को केल्विन में बोलना हो तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। यही चीज़ जैसे हमने किया था कि फॉरेनहाइट पे बताइए कि शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट हमने बोल दिया। ऐसे बोलता केल्विन में बताइए कितना, तो 273 केल्विन तो होता है न्यूनतम, सबसे छोटा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, मतलब उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 इसमें और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, यही हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में जाओगे तो कितना आ जाएगा, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। इसके बाद जो है उसमें जाओगे तो 310 केल्विन। तो ये आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा, देखो वहाँ था प्रकाश का, यहाँ ध्वनि। तो इस्पात में सबसे ज़्यादा, जो ज़्यादा घनत्व मतलब ठोस ज़्यादा होगा उसी में सबसे ज़्यादा। तो इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, ठोस में होता है। और प्रकाश का गैस में या निर्वात बोल सकते हो, ठीक है। ध्वनि का प्रभाव कान पे कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका टेस्ट पेपर नंबर 12। अब टेस्ट पेपर 13-14 मैं कल कराऊंगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। कल वाला जो सेशन रहेगा उसमें टेस्ट पेपर 13-14 दोनों कंप्लीट करा देंगे और 23 तारीख से आपकी केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।